नहीं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। नहीं हम नेदर लेक्चर ऑफ कंसोलिडेशन और आज भी हम एक क्वेश्चन करेंगे कंसोलिडेशन से रिलेटेड और ये सवाल है कुदसिया लिमिटेड के नाम से। ये आपको आई कैप की स्टडी टेक्स्ट में भी मिल जाएगा और इसके अलावा राइस की बुक में ये क्वेश्चन नंबर 7 है, पेज नंबर 668 पे, कुदसिया लिमिटेड के नाम से। कुदसिया लिमिटेड राइस की बुक में है जी, ये पेज नंबर 668 पे। राइस बुक ठीक हो गया जी, ले जना। इसकी रिक्वायरमेंट है प्रिपेयर द कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन फॉर क्यूएल एज एन 31 दिसंबर 2012 एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ आईएफआरएस। नहीं जनाब, बिल्कुल वही रिक्वायरमेंट जो हम पहले से करते आ रहे हैं, लेकिन इसमें क्वेश्चन को सिलेक्ट करने की वजह वंस अगेन एसोसिएट है, इसमें भी एसोसिएट। ले जनाब, कुदसिया लिमिटेड सबसे पहले आप फॉर्मेट बना लेंगे, दैट इज क्यूएल कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज एट 31 दिसंबर 2012। 31 दिसंबर 2012 इज द ईयर एंड। और सबसे पहले हम लिख लेंगे जनाब अपने पास एसेट्स, और एसेट्स में सबसे पहले है जी नॉन करंट एसेट्स, देन वी राइट करंट एसेट्स, equity, and then we have liabilities, current liabilities. And the figures are in million, rupees in million. ठीक हो गया जी। एक कंपनी है जनाब QL and the other one is ML and the third one is HL. कहता जी कुदसिया लिमिटेड हैज इन्वेस्टमेंट इन टू कंपनीज एज डिटेल्ड बिलो। नंबर 1 इज मंटो लिमिटेड। ऑन 1 जनवरी 2010, यानी कि आज से कोई 12 और 11 और 3 साल पहले, QL acquired 40 million shares in Manto Limited when the retained earnings were rupees 150 million and the fair value of the ML net assets at the date of acquisition was equal to their carrying value. कहते जनाब कोई फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट नहीं थी। इन अदर वर्ड्स तो सबकी फेयर वैल्यू और कैरिंग वैल्यू जो थी वो सेम थी। ऑन 30 नवंबर 2012, यानी कि इस अकाउंटिंग ईयर के एंड होने से एक माह पहले की बात है कि QL acquired 16 million ordinary shares in HL when its retained earnings stood at rupees 224 million. The purchase consideration was made up of rupees 190 million in cash paid on acquisition and 4 million shares in QL at the date of acquisition. QL share was being traded at rupees 15 per share, but the price had risen to 16 per share by the time the shares were issued on 1st January 2013. The draft statement of financial position of the three companies are as 31st December 2012. तो उसके बाद वो डिटेल बता रहा। और जनाब क्वेश्चन जो है, अब हमें पता है जनाब हम कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बना रहे हैं, तो एसेट्स में सबसे पहले हमारे पास है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। तो हमें पता है जनाब कि जब हम कंसोलिडेटेड एसएफपी बना रहे हैं तो पेरेंट और सब्सिडरी के जो नॉन करंट एसेट हैं उनको आप सम अप कर लेंगे। अब इसमें दो इन्वेस्टमेंट हैं, एक है मंटो लिमिटेड। मंटो जो है इसके अंदर पेरेंट का परसेंटेज होल्डिंग कितनी है तो हम लिख लेते हैं, एंड जनाब QL की कितनी है और NCI कितनी। तो इसमें से बताया कि QL जो है उसने इसके कितने शेयर्स बाय किए 40 मिलियन और इसके इशूड शेयर हैं 50 मिलियन।
तो कितना बन गया 80%। तो हम कहते हैं जी 40 मिलियन शेयर्स बाय किए, 50 मिलियन इसके टोटल शेयर थे, तो 80% इसका इंटरेस्ट है क्यूएल का मोन्टो में, और नेचुरली 20% जो है वो एनसीआई का हो गया। इसी तरह दूसरी कंपनी है दैट इज अपना हाली लिमिटेड। हाली लिमिटेड जो है इसके बारे में उसने जो हमें इंफॉर्मेशन दी वो है जनाब कि कुत्सिया ने हाली लिमिटेड को बाय किया नवंबर में, और कितने शेयर्स लिए? जी इसके शेयर्स लिए हैं 16 मिलियन, और इसके टोटल शेयर्स जो हैं इशूड शेयर जो है वो है 40 मिलियन, इज 40। ठीक हो गया जनाब। तो कितने परसेंट हो गया जनाब? 16/40। तो हम कहते हैं जनाब ये कोई हो गया 40% है जी। सो इट्स अ 40% इंटरेस्ट इन क्यूएल। There is a 40% interest in Harley Limited in the QL, 40% शेयर हो गए। तो क्या जनाब ये दो बेसिक इन्वेस्टमेंट है, और मंटो क्या बन गई? मंटो बन गई जनाब सब्सिडरी, और ये बन गया एसोसिएट। एसोसिएट, तो ये दो स्टेटस बन गए हमारे पास, सब्सिडरी एंड एसोसिएट। अब चूंकि मंटो इज द सब्सिडरी एंड हाली इज द एसोसिएट, तो हम जब लाइन आइटम्स ऐड करेंगे तो हम सिर्फ मंटो की करेंगे। तो पीपी जो है पेरेंट का है 5000 और सब्सिडरी का है 550। 5000 प्लस 550, पहली लाइन एडिशन हो गई। इसके बाद है इन्वेस्टमेंट इन एमएल। सो इसकी जगह हम आपको पता है कि सब्सिडरी में जो इन्वेस्टमेंट है उसकी वैल्यू हम नहीं लिखते। इन्वेस्टमेंट इन एचएल, तो इसकी जगह हमने लिखना है जी इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट, सिंगल लाइन आइटम, और ये वर्किंग हम करेंगे इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट। एसोसिएट में जो इन्वेस्टमेंट हुई उसकी क्या वैल्यू है, ये वर्किंग कर लेंगे। इसके बाद जनाब हमारे पास है करंट एसेट्स। तो करंट एसेट्स जो है वो लाइन आइटम लाइन एडिशन कर लें। इट्स गोइंग टू बी 5480 प्लस 400, तो दोनों को ऐड अप कर लिया। इक्विटी में शेयर कैपिटल है, पेरेंट का शेयर कैपिटल है 6000, 6000। इसके बाद रिटेन्ड अर्निंग्स हैं जो कि हम कैलकुलेट करेंगे एज ए ग्रुप रिटेन्ड अर्निंग्स। ग्रुप रिटेन्ड अर्निंग्स, देन वी हैव एनसीआई, दोनों वर्किंग्स आ जाएंगी। देन करंट लायबिलिटीज, और करंट लायबिलिटीज में 2400 जमा 350, 2400 प्लस 350। तो ये हमारा लाइन एडिशन हो गया, सादा सा सिंपल। इसके बाद जनाब पहली जो स्टोरी है वो ये है कि मंटो है, तो मंटो की आप समरी ऑफ नेट एसेट बना सकते हैं, सो दैट वी कैन हैव द गुडविल as well as group retained earnings. So summary of net assets. इसकी जनाब मंटो यानी कि सब्सिडरी, और किस दिन? एट एक्विजिशन एंड एट रिपोर्टिंग डेट। रुपीस आर मिलियन। इसका शेयर कैपिटल है दैट इज 500, 500। इसकी रिटेन्ड अर्निंग्स है वो उसने खुद बता दी कि जब आपने इसको एक्वायर किया था तो इसकी रिटेन्ड अर्निंग्स थी 150 मिलियन और आज इसकी रिटेन्ड अर्निंग्स हैं 150 and 100. So there is a post acquisition loss. 150 से 100 हो गया, 150 से 100। और इसके बारे में बताता है कि इसकी फेयर वैल्यू जो है एसेट्स की वो सेम थी एज पर द कैरिंग वैल्यू। उसके बाद वो लिखता है हाली लिमिटेड। कहता जी हाली लिमिटेड को आपने 16 मिलियन शेयर बाय किए, तो हमने देखा जी 40% है। इसके बाद वो बताता है कि आपने इसको जो बाय किया तो उस वक्त इसकी रिटेन्ड अर्निंग थी 224 और आज इसकी रिटेन्ड अर्निंग है 240। तो हम यहाँ पर अपना डिस्क्लोजर बना सकते हैं किसका जी,
investment in associate. Investment in associate. कैसे निकालना है? सबसे पहले हमारे पास है परचेज कंसिडरेशन। इसमें सबसे पहले हो गया था कि एक परचेज कंसिडरेशन है कैश, और कैश परचेज कंसिडरेशन जो है वो है जनाब कोई 190 मिलियन, 190 मिलियन इज द कैश। इसके अलावा कहता है जनाब के शेयर कंसिडरेशन, शेयर एक्सचेंज भी है। ठीक, अब अगर आप पेरेंट की बैलेंस शीट देखेंगे तो आपको उसमें सिर्फ 190 नजर आएगा। इसका मतलब है ये जो हमें इंफॉर्मेशन में बता रहा है शेयर एक्सचेंज, ये पेरेंट की बुक्स के अंदर अभी तक जो है वो काउंट फॉर नहीं किया गया। और वो क्या जी, 4 million shares in QL at the date of acquisition. QL share were being traded at rupees 15 per share, but the price has risen to 16 per share by the time the share were issued on 1st January. तो बहरहाल जनाब शेयर एक्सचेंज में आपने 4 मिलियन शेयर इशू किए, 4 मिलियन इनटू, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे विद, क्वेश्चन इज कि इसको हमने मल्टीप्लाई 15 से करना है या 16 से, तो नेचुरली जिस दिन आपने शेयर किए दैट वाज ₹50। ठीक हो गया, तो ये कितना बन गया जनाब 60। तो 60 मिलियन जो है वो आपके पास आ गया जी शेयर एक्सचेंज। अब चूंकि अगर आप देखें तो पेरेंट की बैलेंस शीट में ये रिकॉर्डेड नहीं है, ठीक, तो जब ये रिकॉर्डेड नहीं है तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, इसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। और शेयर की फेस वैल्यू है 10, तो इसका मतलब है कि शेयर कैपिटल में आप ऐड करेंगे 40 और शेयर प्रीमियम जो है दैट इज गोइंग टू बी 20 मिलियन। 40 प्लस 20, चूंकि ये रिकॉर्डेड नहीं था। अगर आप देखें कैसे पता चला हमें रिकॉर्डेड नहीं है क्योंकि हम जब पेरेंट की बैलेंस शीट देखते हैं तो उसमें इन्वेस्टमेंट इन एचएल जो है वो सिर्फ 190 पे है। इसका मतलब है उसने शेयर एक्सचेंज जो है, जो उसकी एक परचेज कंसिडरेशन में शामिल है, पेरेंट ने अपनी बुक्स में अभी तक रिकॉर्ड नहीं कर रखी थी, तो हमने ये रिकॉर्ड कर दी। उधर हमने इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट को डेबिट किया, यहाँ पे शेयर कैपिटल क्रेडिट एंड शेयर प्रीमियम क्रेडिट। ठीक हो गया जी। इसके बाद वो कहता है ये रिटेन्ड अर्निंग जो थी एट एक्विजिशन वो कितनी थी, वो थी 224 मिलियन, और आज अगर आप देखें तो वो है 240। तो क्या करते हैं इसमें, प्लस शेयर ऑफ पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स। ठीक हो गया, कितना हो गया, आज जब हम कंसोलिडेटेड एसओएफपी बना रहे हैं इसकी रिटेन्ड अर्निंग है 240, 240 माइनस इसमें से कर दें रिटेन्ड अर्निंग एट द डेट ऑफ एक्विजिशन जो थी 224, 224, और इसको मल्टीप्लाई करते हैं ग्रुप शेयर के साथ एंड दैट इज 0.4, 40% के साथ आपके पास शेयर ऑफ पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट आ जाएगा। अब इसका यहाँ पे डेबिट आ गया और इसका क्रेडिट लेने के लिए हमें एक और वर्किंग ओपन करनी पड़ेगी एंड दैट इज ग्रुप रिटेन्ड अर्निंग्स, ग्रुप रिटेन्ड अर्निंग्स एंड दैट्स इट। कहाँ से शुरू होगा जनाब, पेरेंट की रिटेन्ड अर्निंग यानी कि क्यूएल की कितनी है, तो क्यूएल की रिटेन्ड अर्निंग है हमारे पास 2900 इज द रिटेन्ड अर्निंग ऑफ क्यूएल। तो यहाँ पे लिख दें जनाब 2900 प्लस कर दें इसमें शेयर ऑफ हाली लिमिटेड एचएल्स प्रॉफिट, कितना आ गया जनाब, इसको अगर हम देखें तो ये बन जाता है जनाब 16 और 16 का 40% ले लें तो कितना बन गया जनाब 6.4, 6.4 is the profit share,
अगर हम देख लें जनाब 6.4 इज द प्रॉफिट शेयर फॉर द हाली लिमिटेड। ठीक हो गया जी। 6.4 आ गया जनाब हमारे पास, दैट्स इट। तो ये हमारे पास जी टोटल हमारे जो फिगर आ रही है इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट अभी तक जो है दैट इज गोइंग टू बी 200 190 plus 60 and then we have 6.4 post acquisition share of the profits। ठीक हो गया जनाब, अभी तक की जो हमारे पास स्टोरी है क्वेश्चन की वो यहाँ तक की। इसके बाद जनाब बैलेंस शीट के बाद वो आपको पता है द फॉलोइंग एडिशनल इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल। As on 31st December, the impairment loss on the goodwill of ML is rupees 30 million. And QL values the NCI at its proportionate share of the fair value of the subsidiary net identifiable asset। इसके अलावा जनाब ML जो है उसने मशीन बेची है, तो इसका मतलब है हम गुडविल निकाल लेंगे तो उस पर 30 मिलियन का लॉस ले लेंगे। उसके लिए हमें समरी ऑफ नेट एसेट्स को क्लोज करना पड़ेगा, लेकिन वो हम आखिर पे कर लेंगे। इसके बाद जनाब NCI के बारे में इंफॉर्मेशन है कि वो प्रोपोर्शनेट बेसिस पे दूसरी एडजस्टमेंट में। तीसरी में वो बताता है जो ऑन 1 October 2012 ML sold a machine to QL to rupees 24 million. The machine had been purchased on 1 October 2010 for rupees 26 million. The machine was originally assessed as having a useful life of 10 years and that estimate has not changed। ठीक हो गया। इंट्रा ग्रुप ट्रांजैक्शन है जिसमें नॉन करंट एसेट बेचा जा रहा है जी। तो एडजस्टमेंट नंबर 3 है इंट्रा ग्रुप ट्रांजैक्शन, और किसकी ट्रांजैक्शन हो रही है? इंट्रा ग्रुप ट्रांजैक्शन है अबाउट नॉन करंट एसेट। किसने बेचा है? मंटो लिमिटेड ने QL को बेचा। सो मंटो इज द सेलर। अब स्टोरी क्या है कि एक मशीन जिसकी कॉस्ट जो थी 1 अक्टूबर को 24 मिलियन की बेची। द मशीन हैड बीन परचेज्ड ऑन 1 October 2010 फॉर रुपीज 26 मिलियन, या 26 मिलियन की हमने खरीदी 1 अक्टूबर 2010 को। हैं जी, 1 अक्टूबर 2010 को 26 मिलियन की हमने खरीदी। तो हमने जनाब इसको परचेज किया 1 अक्टूबर 2010। ठीक हो गया। और इसकी लाइफ थी 10 साल। ठीक, ओरिजिनल लाइफ 10 साल थी। ठीक हो गया। अब आप देखें तो हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए जनाब कि कैरिंग वैल्यू इसकी विदाउट ट्रांसफर। अगर ये ट्रांसफर ना हुई होती तो आज इसकी कैरिंग वैल्यू मशीन की क्या होती? एंड देन वी नीड द कैरिंग वैल्यू विद ट्रांसफर। अगर मतलब ये ट्रांसफर हो गई है तो अब इसकी कैरिंग वैल्यू क्या है? तो इन दोनों कैरिंग वैल्यूज को हम कंपेयर कर लेंगे। सो आफ्टर द कंपैरिजन वी विल गेट के ओवरस्टेटेड है या के अंडरस्टेटेड है। सो इफ वी लुक एट इट, दैट इज आपने खरीदा जनाब इसको ओरिजिनली 26 मिलियन का, तो 26 मिलियन यूजफुल लाइफ है इसकी 10। ठीक, यानी कि अगर हम इसको ऐसे कर लें कि इसकी मंथ में हम निकाल लें तो 120 महीने बन गए हैं जी। 26 मिलियन डिवाइडेड बाय 120 मंथ्स, 120 महीनों से डिवाइड कर दें तो पर मंथ आ गया। ठीक हो गया। अब तक कितने महीने गुजर चुके? तो हम कहते हैं जी ये खरीदी गई कितने किस वक्त? 1 अक्टूबर 2010 को खरीदी गई। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 महीने ये हो गए 2010 के, और फिर 11 के 12 महीने, 12 और 3 कितने हो गए? 15, और 15 के बाद फिर 1 अक्टूबर 2012 आया, तो हम कहते हैं जी 12 में से 9 मंथ्स। ठीक हो गया। इसके बाद प्लस कर लें आप 9 प्लस 12
प्लस अक्टूबर नवंबर दिसंबर प्लस 3, तो ये हमारे पास आ गया टोटल 9 प्लस 9 जमा 12 जमा 3 और 24 मंथ्स बन गए टोटल। यानी कि अक्टूबर के हमारे पास 2010 के आगे हमारे पास 3 महीने, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 11 के 12 माह, तो ये हो गया 15, और 15 और जनाब इसके बाद अक्टूबर में जिस साल की हम बैलेंस शीट बना रहे हैं, जिस साल से रिलेटेड, उसमें 9 मंथ्स यूज़ है, तो टोटल 24 मंथ्स ये यूज़ हो चुकी है। इसका मतलब है 2 साल, 2 years, इट हैज़ बीन यूज्ड फॉर 2 years। इसका मतलब 24 महीने गुजर गए, ठीक। तो अगर हम इसको अब इस तरह कर लेंगे, 26 को 10 से डिवाइड कर दें तो पर ईयर, और 8 से मल्टीप्लाई कर दें, सो द रिमेनिंग लाइफ, यानी इट्स रिमेनिंग लाइफ इनटू 8, और बल्कि इसको ईयर एंड तक ले आए तो कितने महीने बन जाते हैं, तो हमारे मंथ में ही कर लें अगर हम इसको, 26 डिवाइडेड बाय 120 मंथ, सो अप टू रिपोर्टिंग डेट कितने महीने गुजर चुके अप टू द डेट ऑफ डिस्पोजल हुए थे 24 महीने, और अक्टूबर नवंबर दिसंबर, तो 3 महीने इसमें और ऐड कर लें। जब हम इसमें 3 महीने और ऐड करते हैं तो ये बन जाता है 27, तो 27 को में से माइनस कर दे 120, तो बाकी महीने बचते हैं 93, तो इसको मल्टीप्लाई कर दें विद 93, तो ये कितना बन जाता है जनाब तो 26 डिवाइडेड बाय 120 मल्टीप्लाई बाय 93, so we have 20.15, 20.15 इसकी कैरिंग वैल्यू आती है विदाउट ट्रांसफर। और अगर हम विद ट्रांसफर कर लें तो ये कितने की बेची गई जनाब ये बेची गई है 24 मिलियन की, 24 मिलियन, 24 मिलियन, और जिस वक्त ये ट्रांसफर हुई उस वक्त इसकी रिमेनिंग लाइफ थी 8 साल, ठीक हो गया। तो 8 साल को अगर आप देखें कितने बन गए, तो हम कहते हैं जी 8 साल बन गए कोई 12 इंटू 8, इट्स 96 मंथ, और 3 महीने ये यूज़ हुई अक्टूबर नवंबर दिसंबर, तो इसमें से माइनस कर दे 3, सो रिमेनिंग इज द 93 मंथ्स, सो 24 डिवाइडेड बाय 96 मल्टीप्लाई बाय 93, तो इसकी वैल्यू आती है 23.25। इसका मतलब है कि ये एसेट ओवर स्टेटेड है कितने से, 23.25 माइनस 20.15, सो दैट इज 23.15 माइनस 20.15 3, so this is overstated by 3, so that is a working। अब आप देखें किसने बेचा था सब्सिडरी ने सेल किया, so URP that is the machine, कितने से 3 इधर से माइनस कर दें और 3 इधर से माइनस कर दें, तो ये हो गया हमारे पास इंट्रा ग्रुप ट्रांजैक्शन मशीन से रिलेटेड। उसके बाद जनाब हमारे पास है नेक्स्ट एडजस्टमेंट। इन दिसंबर 2012, वेरी लास्ट मंथ, QL सोल्ड गुड्स टू HL, पेरेंट ने एसोसिएट को चीजें बेची एट ए कॉस्ट प्लस 30%, द अमाउंट इनवाइस्ड वाज ₹52 million, these goods remain unsold at the year end and the invoiced amount was also paid subsequent to the year end। और कहते जनाब ये अमाउंट जो थी ये ईयर एंड के बाद आई। तो सबसे पहले आप इसमें देखें देयर इज एन URP एंड द सेलर इज अपना पेरेंट QL, और इन्वेंट्री जो है वो ग्रुप इन्वेंट्री में शामिल नहीं है चूंकि वो एसोसिएट को जा चुकी है। तो हम क्या करते हैं कि जनाब URP आ गया, URP 52 डिवाइडेड बाय
कितने परसेंट पे बेची हमने? 30% पे। 130 इंटू 30, तो ये हाली लिमिटेड के साथ है जनाब। चूंकि पेरेंट ने हाली को बेचा, सो दैट इज द डाउन द स्ट्रीम ट्रांजैक्शन, इट्स अ डाउन स्ट्रीम ट्रांजैक्शन। और हम कर रहे हैं जी 52 डिवाइडेड बाय 130 मल्टीप्लाई बाय 30। तो ये हमारे पास आ गया यू आर पी, दैट इज 12। और इसको हमने कितने से मल्टीप्लाई कर देना? जितना हमारा एसोसिएट में इंटरेस्ट है, इंटू 4.4। तो ये हमारे पास आ गया 4.8 इज द यू आर पी। एंट्री होगी ग्रुप रिटेन्ड अर्निंग्स डेबिट, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट क्रेडिट 4.8, विच यू आर पी के साथ इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट डेबिट, ग्रुप रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट एंड ग्रुप रिटेन्ड अर्निंग्स डेबिट। तो ये हमारे पास आ गया जनाब यू आर पी। ठीक हो गया जनाब। और इसके अलावा आपको पता है इसके साथ उसे पैसे दिए या नहीं दिए, तो हम इनकी लाइन आइटम्स चूंकि ऐड नहीं करते, तो इंट्रा ग्रुप बैलेंसेस जो है उसको एडजस्ट करने का कोई क्वेश्चन ही नहीं है। अब आप सिंपली गुडविल निकाल सकते हैं। सो दैट इज 500 प्लस 150 650, और इसको ऐड कर लें 600 माइनस 3, तो इट इज 597। 597, इसका मतलब है सब्सिक्वेंट पीरियड में सब्सिडरी के पास लॉसेस हैं 650 और 597, एंड दैट इज गोइंग टू बी 53। दैट इज सब्सिक्वेंट लॉस 53। 650 माइनस 597, दैट इज 53 लॉस। अब आप शेयर दे दें जी। गुडविल निकाल लें। गुडविल के लिए आपको क्या चाहिए जनाब? व्हाट वी नीड इज परचेज कंसिडरेशन गुडविल मंटो लिमिटेड। कितनी है जी परचेज कंसिडरेशन? तो हम देखते हैं जनाब, परचेज कंसिडरेशन जो है दैट इज 630 million. It is was 630 million is the purchase consideration. और नेट एसेट्स हैं हमारे पास 650। सो नेट एसेट्स एट एक्विजिशन, और एनसीआई को हम मैयर कर रहे हैं एट प्रोपोर्शनेट बेसिस। सो गुडविल हमेशा अभी जो सिर्फ निकलेगी किसकी? पेरेंट की। तो 650 का 80% ले लें, मल्टीप्लाई बाय 0.8, सो दैट इज गोइंग टू बी 520, 520। So that is the goodwill. So 630 minus 630 minus 520, that is 110. So goodwill is 110, और इसमें impairment loss वो कहता जी 30 का आ चुका है। So that is impairment loss, that is 30. So goodwill credit, group retained earnings debit. Impairment loss, that is 30. लो जनाब, that is the final adjustment. Goodwill बाकी बच गई जनाब हमारे पास 80. Look it into balance sheet, write it into the balance sheet. बाकी बच गया जनाब हमारे पास NCI. So NCI is simply the 20% of 597 because we are measuring it at proportionate basis. So you can write here now the total figures 5000 जमा 550 minus 3 so it is going to be 5546 7. So 5000 जमा 550 minus 3 5547. इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट का टोटल कर ले जनाब, कितना आता है टोटल इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट? 190 जमा 60 जमा 6.4 माइनस 4.8, so that is 251.6. 251.6. So investment in associate
251.6। गुडविल लिखे जनाब कितनी आई, गुडविल हमने कैलकुलेट की जनाब 80 इज द रिमेनिंग गुडविल। एंड नाउ दैट इज करंट एसेट्स 5480 जमा 400 दैट इज 5880। दैट इज टोटल एसेट्स। इसी तरह 6040 इज द शेयर कैपिटल, 20 शेयर प्रीमियम। ग्रुप रिटेन्ड अर्निंग की कैलकुलेशन हमने की जनाब, कितना आ गया 2900 प्लस 6.4 माइनस 4.8 माइनस 30 और इस वक्त माइनस शेयर ऑफ ML पोस्ट एक्विजिशन लॉस। तो वो कितना आ गया जी 53 इंटू 0.8। तो 53 इंटू 0.8 कितना बन गया जी 53 इंटू 0.8, सो इट इज 42.4। ये भी माइनस हो जाएगा। ये आ गई हमारे पास ग्रुप रिटेन्ड अर्निंग। सो 2900 2900 प्लस 6.4 माइनस 4.8 minus 30 minus 42.4. So here we are with 2829.2. 2829.2 is the group retained earnings. तो यहाँ पे आप लिखेंगे 2829.2. इसके बाद NCI है. So NCI की working is very simple क्योंकि proportionate basis पे है. Just take the 20% of 597, the net asset at the reporting date, into 0.2. So here we are with 119.4. It is the NCI and this is 2750 is the liability. So here we are the consolidated SOFP and that question is Qudsiya Limited. So it's very simple. इसमें जनाब associate की working है mainly और group post acquisition losses है और एक ये working है हमारे पास. That's it. तो ये था जनाब हमारे पास सवाल आज का. इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में अगले एक और सवाल पे बात करेंगे. थैंक यू जनाब, बहुत शुक्रिया. अल्लाह हाफ़िज़.